माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो लेकर। बहुत सारे भक्तों को यात्रा मार्ग से लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि वो नए मार्ग से जाएं, पुराने मार्ग से जाएं, नया वाला मार्ग कौन सा है, हिमकोटी मार्ग कौन सा है, हाथी मत्था वाला मार्ग कौन सा है और ताराकोट मार्ग कौन सा है, और इन सभी मार्गों में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको घोड़े कहाँ मिलेंगे, पिट्ठू पालकी आपको कौन से रूट पे मिलेंगे। वहीं भक्तों को कन्फ्यूज़न होती है क्या जो बैटरी कार मिलती है वो हमें कटरा से मिल जाएगी या फिर बाणगंगा से मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न भरे सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रूट मैप से जुड़ी सारी जानकारी मिलने वाली है, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आप आराम से अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा कि यात्रा मार्ग में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कितने किलोमीटर पे आते हैं और आपको कौन से रूट पे क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो भक्तों, एक बार माता रानी जी का जयकारा लाकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो सांचे दरबार की जय। सबसे पहले बात करते हैं कटरा की। तो यदि आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाना है तो आपको कटरा पहुंचना होगा। कटरा पहुंचने के लिए भक्तों आपके पास 3 तरीके हैं। आप बाई रोड जा सकते हैं, बाई रेल जा सकते हैं और बाई एयर जा सकते हैं। कई सारी ट्रेन कटरा डायरेक्ट पहुंचती हैं, तो आप श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा बाई रेल डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको जम्मू तक की भी ट्रेन मिलती है तो जम्मू के बाद आप बस लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। बात की जाए बस से, तो बस से आप डायरेक्ट कटरा बस स्टेशन भी पहुंच सकते हैं, अपने शहर से कनेक्टिविटी देखते हुए कटरा तक पहुंच सकते हैं। बात की जाए बाई एयर की, तो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट तक बाई फ्लाइट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप टैक्सी कर सकते हैं या फिर बाई बस भी कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने के बाद आपको अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले आपको पहुंचना होगा बाणगंगा चेक पोस्ट। बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँच ही आपको अपनी यात्रा पर्ची चेक करानी होगी, जिसके बाद आप अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। बात की जाए जो ट्रेडिशनल रूट था और जो अभी तक यूज़ किया जा रहा था, वो है आपका बाणगंगा होते हुए, चरण पादुका होते हुए, अर्धकुंवारी होते हुए आप भवन पे पहुंच जाते हैं। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं पुराने रूट की। जब भक्त वहां पहुंचते हैं तो उनके पास 2 रास्ते आते हैं, एक तो नया रूट और एक पुराना रूट। दरअसल ये जो नया रूट है वो है ताराकोटे मार्ग, जिसके बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं पुराने मार्ग की। तो यदि आपको चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने हैं, बाणगंगा के नज़ारे देखने हैं, तो आप वहां पहुंचकर मतलब चेक पोस्ट पहुंच के आपको पुराना वाला रूट लेना होगा। पुराना वाला रूट जब आप लेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको बाणगंगा के पवित्र दर्शन भी मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बाणगंगा पहला पड़ाव है और यहाँ पे माता रानी जी ने बाढ़ से गंगा जी को प्रवाहित किया था, और उसी के चलते आज भी पवित्र गंगा वहाँ पे बहती हैं और हम सभी भक्त वहाँ पे दर्शन करते हैं। इसके अलावा कई सारे भक्त वहाँ पे स्नान करके भी अपने तन मन को पावन करके आगे की यात्रा संपन्न करते हैं। भक्तों, जब आप बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँचेंगे, बाणगंगा चेक पोस्ट पे ही आपको घोड़े भी मिलेंगे, पिट्ठू भी मिलेंगी, पालकी भी मिलेंगी। यहाँ पे आपको बैटरी कार नहीं मिलेगी, बैटरी कार आपको अर्धकुंवारी जाके मिलेगी। तो आप ये पॉइंट नोट करके रखिए। आपको बाणगंगा से जो अपनी यात्रा शुरू करनी है उसके तरीका है, आप घोड़ा कर सकते हैं, आप पिट्ठू पालकी कर सकते हैं या फिर अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप जब 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको बाणगंगा जी के पावन दर्शन होंगे। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपको करीब 2.5 किलोमीटर पे चरण पादुका मंदिर के प्रथम दर्शन प्राप्त होंगे। भक्तों, ये प्रथम दर्शन है श्री माता वैष्णो देवी जी का, क्योंकि यहाँ पर माता रानी जी के चरण पादुका के पदचिन्ह आपको दिखाई देंगे। माना जाता है कि जब माता रानी जी अपनी यात्रा कर रही थी भवन की ओर, तो यहाँ पर कुछ क्षण रुककर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था। वो दरअसल देखना चाहती थी कि भैरव बाबा उनका पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं पहुँच गए हैं, और इसी कारण जब वो वहाँ पे रुकी थी थोड़ी देर के लिए, उसी की वजह से माता रानी जी के चरण के पदचिन्ह वहाँ पर बन गए, और उसके बाद ही माता रानी जी के प्रथम दर्शन यानी कि चरण पादुका के दर्शन भक्तों को देखने को मिलते हैं। भक्तों, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। आप यदि अंदर जाके दर्शन करेंगे माता रानी जी के चरण पादुका के मंदिर के साथ साथ आपको वहाँ पे बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी। आप अच्छे से दर्शन कीजिए और माता रानी जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी आगे की यात्रा संपन्न हो। वहाँ पे आपको शंकर जी की शिवलिंग के दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। तो भक्तों, ये बात की जाती है चरण पादुका मंदिर तक की। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन होंगे, जो कि लगभग बाणगंगा चेक पोस्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्धकुंवारी मंदिर को अर्धकुंवारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माता रानी जी के भवन तक पहुंचने का आधा रास्ता है। यहाँ से लगभग आधा रास्ता ही और रह जाता है श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन तक पहुंचने का, इसलिए इसको अर्धकुंवारी मंदिर भी कहा जाता है।
भक्तों यहाँ पे गर्भजून गुफा में दर्शन होंगे आपको। गर्भजून गुफा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता रानी जी ने 9 महीने यहाँ पे तपस्या की थी और इसीलिए इसको गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों यहाँ तक आप घोड़े, पिट्ठू, पालकी और पैदल चलकर पहुँच सकते हैं। तो ये 6 किलोमीटर का रन आपको हर हाल में पैदल करना है या फिर घोड़े, पिट्ठू, पालकी के जरिए आप अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं ताराकोटे मार्ग की। क्योंकि जो पुराना रास्ता था जो कि बाणगंगा होते हुए, चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी मंदिर पहुंचता था, यहाँ पे भक्तों की भीड़ को देखते हुए, घोड़े खच्चरों की भीड़ को देखते हुए या फिर पालकी वालों को भीड़ को देखते हुए कुछ 2-3 साल पहले ही ताराकोटे मार्ग का निर्माण किया गया था। ये भक्तों काफ़ी चौड़ा मार्ग बनाया गया था और इसमें सिर्फ पैदल यात्रियों को जाने की ही परमिशन है। यहाँ पे आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ पैदल यात्रा कर ही अर्धकुंवारी तक पहुँच सकते हैं। ये मार्ग बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जो भक्तों की भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जा सके और जो भक्त सिर्फ पैदल यात्रा करना चाहते हैं और बहुत ही शांति में खुले नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, वो इस मार्ग का चयन करके अर्धकुंवारी तक पहुंच सकते हैं। बात की जाए कि ताराकोटे मार्ग पे आपको कैसे पहुंचना है, तो भक्तों यदि आप बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद आप ताराकोटे मार्ग को लेना चाहते हैं तो करीब 2-2.5 किलोमीटर चल के आप ताराकोटे मार्ग तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस नहीं करना चाहते हैं तो आप बालिनी ब्रिज से भी ताराकोटे मार्ग का रास्ता ले सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से आप आराम से ऑटो करेंगे और आप उनको बोलेंगे कि आपको बालिनी ब्रिज से यात्रा करनी है तो आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। थोड़ा सा दूर पड़ता है, एकांत में है ये, तो भक्त क्या करते हैं, ज़्यादातर बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ही अंदर से ही उसको पकड़ लेते हैं ताराकोटे मार्ग वाले रास्ते को। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप बाणगंगा से भी ताराकोटे मार्ग के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप बालिनी ब्रिज से डायरेक्ट ये वाला मार्ग पकड़ के अर्धकुंवारी तक पहुंच सकते हैं। ध्यान देने वाली बात भक्तों यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे घोड़े, खच्चर या फिर बैटरी कार की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको यहाँ से पैदल चलकर ही अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुँचना होगा। तो थोड़ा सा लंबा है ये रास्ता, देखा जाए तो 7 किलोमीटर का रास्ता है बालिनी ब्रिज से। वहीं यदि आप बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं तो आपको कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद आप सीधे इसी रास्ते पे मिल जाएंगे और जो कि आपको सीधे अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुंचा देगा। तो भक्तों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का रास्ता आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे आपके सामने 2 रास्ते आएंगे, नया ताराकोटा मार्ग या फिर पुराना वाला रास्ता। तो इस समय आपको पुराना वाला रास्ता लेना होगा यदि आपको बाणगंगा चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने हैं। और यदि आपको शांति में यात्रा करनी है, कम भीड़ में यात्रा करनी है और सिर्फ पैदल ही यात्रा करनी है तो फिर आप ताराकोटे मार्ग से जा सकते हैं। बात की जाए लंगरों की तो आपको दोनों ही रूट पे लंगर मिल जाएंगे। आपको बाणगंगा रूट पे गुलशन कुमार जी का लंगर मिल जाएगा। वैसे आपको जब ताराकोटे मार्ग पे जाएंगे तो थोड़ा सा चलने के बाद ही आपको एक लंगर दिखाई देगा। इसके अलावा आपको इन दोनों रूट पे ही भोजनालय मिलेंगे शाइन बोर्ड द्वारा बनाए गए और कई सारी दुकानें भी मिलेंगी जो आपको खाने के अच्छे अच्छे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो भक्तों इस तरह से आप पैदल चल के या फिर घोड़े, पिट्ठू, पालकी के जरिए आप अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुँच जाते हैं और यहाँ तक पहुँचकर आप अपना 6 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं। अब बात करते हैं अर्धकुंवारी मंदिर से आगे की सफ़र की। तो भक्तों यहाँ पे 2 रास्ते खुलते हैं। एक तो खुलता है हाथी मत्था मार्ग और एक खुलता है हिमकोटी मार्ग। यहाँ पे भी भक्तों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन से मार्ग पे जाया जाए। तो भक्तों आपको बता दें, जो हाथी मत्था मार्ग था वो ओल्ड ट्रैक है, यानी कि जो सबसे ट्रेडिशनल ट्रैक है जिसके ज़रिए होते हुए माता रानी जी भवन तक पहुँची थी। ये सबसे पुराना रास्ता है जो कि शुरुआत से चलता आ रहा है। ये थोड़ी सी चढ़ाई वाला रास्ता है, थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यहाँ पे हाई स्लोप देखने को मिलता है। वहीं भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक हिमकोटी मार्ग भी बनाया गया है जो भी सीधे आपको भवन पहुंचा देगा और इसी मार्ग पे आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिलेगी। अर्धकुंवारी मंदिर से ठीक थोड़ा सा पहले आपको बैटरी काउंटर दिखाई पड़ेगा। यदि आपको माता रानी जी के भवन पर बैटरी कार से पहुंचना है तो आपको यहाँ पे बुकिंग करानी पड़ेगी। ये बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और आप वहाँ पहुँच भी ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। तो यदि आप बैटरी कार लेंगे तो आप बैटरी कार के ज़रिए हिमकोटी मार्ग से सीधे माता रानी जी के भवन तक पहुंच जाएंगे। मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है। अब बात करते हैं यदि आप पैदल जा रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप हिमकोटी मार्ग भी ले सकते हैं और हाथी मत्था मार्ग भी ले सकते हैं।
इन दोनों ही रास्तों में आपको पैदल भी चल सकते हैं और आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी भी मिल जाएंगे। इन दोनों रूट पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन यदि बैटरी कार से जाना है तो आपको हिमकोटी मार्ग से होते हुए भवन तक पहुंच जाना है। बात करते हैं कि आपको कौन सा मार्ग लेना चाहिए। तो भक्तों, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से आपको हिमकोटी मार्ग लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग काफ़ी चौड़ा बना हुआ है और इसमें ढलान है। बहुत ज़्यादा स्लोप ना होने की वजह से भक्तों की यात्रा बहुत आसानी से हो जाती है। इस मार्ग पे आपको बहुत सारे नज़ारे भी मिलेंगे, त्रिकुट पर्वत के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, आपको भोजनालय है और भक्तों की भीड़ भी आपको इसी रास्ते में मिलेगी। माता रानी जी के जयकारे भी सुनने को मिलेंगे, भजन तो आपको हर रूट पे सुनने को मिलते ही हैं। साथ में जो रौनक की बात की जाए तो रौनक आपको हिमकोटी मार्ग पर ही मिलेगी। तो ये मेरा पर्सनल सुझाव आप सभी भक्तों के लिए है कि यदि आप जब जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर, तो आप अर्धकुंवारी से यदि पैदल जा रहे हैं तो आप हिमकोटी वाला मार्ग ही अपनाएं। इस मार्ग पे आपको यात्रा मार्ग के बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारों के दर्शन होंगे। तो भक्तों, आप कोशिश कीजिए कि आप हिमकोटी मार्ग के थ्रू ही श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन तक पहुंचिए। यदि आपको हाथी मत्था मार्ग भी लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। दरअसल क्या होता है, जो भक्त घोड़ों से यात्रा करते हैं, खच्चरों से यात्रा करते हैं, वो घोड़े खच्चर मोस्टली हाथी मत्था होते हुए ही भवन पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में हाथी मत्था मार्ग पर घोड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो पैदल यात्री क्या करते हैं, वो हिमकोटी मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप अर्धकुंवारी पहुंचकर हाथी मत्था वाला मार्ग भी ले सकते हैं, जो कि सांझी छत होते हुए माता रानी जी के भवन पहुंचता है। वहीं आपको हिमकोटी वाला मार्ग सीधे आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देता है। अब बात करते हैं, जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच गए हैं, उस पर आपको भैरव घाटी के दर्शन करने के लिए भी जाना होता है। कहा जाता है कि यदि आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तो माता रानी जी के दर्शन अधूरे हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है। यदि किसी रीज़न से आप नहीं भी दर्शन कर पाते हैं तो आप माता रानी जी के ऊपर छोड़कर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके पास समय है तो आप माता रानी जी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी अवश्य जा सकते हैं। ये जो रूट करीब होगा, करीब 1.5 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना होगा माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी तक का। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है। आप घोड़े से जा सकते हैं, आप पालकी से जा सकते हैं, या फिर पैदल चढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रोप वे भी चलाया गया है, जो कि सिर्फ भवन से लेकर भैरव घाटी तक ही चलता है। इसलिए ये जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, आप बाई रोप वे भी जा सकते हैं। मुश्किल से 5-10 मिनट में आप रोप वे से भवन से भैरव घाटी पहुँच जाएंगे। और 100 रुपये का किराया है, जो कि आने जाने का किराया है पर पर्सन। 100 रुपये का टिकट लेकर आप भवन से भैरव घाटी पहुँच सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप घोड़े से भी जा सकते हैं और पैदल भी यात्रा आराम से कर सकते हैं। थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर यदि आप माता रानी जी का नाम जपते हुए धीरे धीरे यात्रा करेंगे तो आप पैदल भी आराम से 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। भक्तों, भैरव घाटी पहुँच के भी आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। भैरव घाटी से जब आप माता रानी जी का भवन देखते हैं तो अपना ही उसका अलग आनंद होता है। तो भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये रूट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक कैसे पहुंचना है। आपके पास दोनों रूट हैं। आप हिमकोटी मार्ग से भी जा सकते हैं और आप हाथी मत्था होते हुए, सांझी छत होते हुए माता रानी जी के भवन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपको भैरव घाटी जाना है तो आप भैरव घाटी भी पहुंच सकते हैं, पैदल, घोड़े, पालकी से या फिर रोप वे से। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की सुविधाओं की। तो भक्तों, आपको कटरा से सांझी छत तक के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। सांझी छत के बाद जिन भक्तों को दिक्कत है पैदल चलने में, वो पालकी कर सकते हैं या फिर घोड़े कर सकते हैं, या फिर जिनको अपना समय बचाना है वो कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं और वहां से करीब 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता माता रानी जी के भवन तक का पैदल भी तय कर सकते हैं या फिर घोड़े पालकी से तय कर सकते हैं। तो आपके पास हेलीकॉप्टर का भी हमने आपको बता दिया कि आपको हेलीकॉप्टर कहाँ तक मिलेगा। उसी प्रकार आपको वापसी में भी माता रानी जी के दर्शन करने के बाद सांझी छत पहुँचना होगा हेलीकॉप्टर लेने के लिए, और वहाँ से डायरेक्ट आप कटरा पहुँच सकते हैं और अपना ट्रेन या बस से घर वापस जा सकते हैं। इसमें एक सुझाव है आप भक्तों के लिए कि अर्धकुंवारी जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे पर्ची के ज़रिए टोकन नंबर मिलता है, और जो दर्शन करने का नंबर आता है वो काफ़ी समय में आता है। कई बार वो समय का ड्यूरेशन 12 से 13 घंटे का होता है और कई बार वो 24 घंटे भी पहुंच जाता है यदि भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में भक्त क्या करते हैं कि अर्धकुंवारी पे गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए टोकन ले लेते हैं और अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू कर देते हैं और हिमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन तक पहुँच जाते हैं। माता रानी जी के भवन पे माता रानी जी के दर्शन करने के पश्चात भक्त भैरव घाटी जाते हैं और वहाँ से
हाथी मत्था होते हुए अर्धकुंवारी पहुंचते हैं। उसमें क्या है कि वो एक रूट तो कवर कर ही लेते हैं हेमकोटी वाला मार्ग। वापसी में भैरव घाटी से जब आप सांची छत पहुंचते हैं तो रास्ता थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि ऐसे में आपको वापस भवन नहीं आना पड़ता। यदि आप भैरव घाटी से डायरेक्ट सांची छत पहुंच जाते हैं और सांची छत से हाथी मत्था वाला मार्ग लेते हुए अर्धकुंवारी पहुंचते हैं तो आपका समय थोड़ा बच जाता है। और वापस आने के बाद तब तक आपका टोकन का नंबर आ जाता है और भक्त यहाँ पे अपना दर्शन करते हैं गर्भजून गुफा के, और वापस से चरण पादुका होते हुए बाणगंगा होते हुए चेक पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ताराकोट मार्ग भी एक्सप्लोर करना है तो आप अर्धकुंवारी पहुंचकर ताराकोट मार्ग पे जाकर लंगर खाने के पश्चात बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। अर्धकुंवारी पहुंच के आपको वापसी में बाणगंगा वाला रूट लेना है या फिर नया वाला रूट लेकर बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंचना है। बात की जाए सुख सुविधाओं की तो भक्तों हमने आपको बता दिया कि आपको किस किस रूट पे पैदल चढ़ाई मिलेगी, किस रूट पे आपको घोड़े खच्चर पालकी मिल जाएंगे, और कहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, और किस रूट पे आपको बैटरी कार मिलेगी। हमने आइकन्स भी बना दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है, बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है, और भवन पहुंचने के बाद आपको यदि रात व्यतीत करनी है तो आपको रूम बुक करना है या फिर अर्धकुंवारी के लिए रूम बुक करना है, इन सभी की वीडियोस हम ऑलरेडी बना के चैनल पर शेयर कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर कर रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि आपको रूम कैसे बुक करना है, हेलीकॉप्टर कैसे बुक करना है, या फिर रोपवे आपको किस समय पहुंचकर माता रानी जी भवन पर रोपवे के काउंटर की लाइन में लगना होगा, या फिर आपको रोपवे कैसे बुक करना है। इन सभी की जानकारी की वीडियोस हम डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर कर रहे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी, और यदि कोई भी सवाल आता है इसके पश्चात भी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, माता रानी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों को प्राप्त हों। इसी प्रकार माता रानी जी की यात्रा से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हम आपके सभी भक्तों के लाते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की।